shall not deny to any person equality before law or the equal protection of laws. प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है आर्टिकल 15, जिसमें कहा गया है कि प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, कि स्टेट के द्वारा डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसको एक फॉर्मूले की तरह याद कर लीजिए, जैसे RRCS स्टेट को जो डिफाइन किया गया आर्टिकल 12 में, इंस्टीट्यूशंस स्टेट की कैटेगरी में आएंगे अगर उनके द्वारा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। क्लॉज 2 है कि नो सिटीजन शेयर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन with regard to access to shops, public restaurant, hotels, places of public entertainment, and the use of the wells, tanks, bathing ghats, public resort maintained wholly or partly out of the state funds or dedicated to the use of general public। कि किसी भी सिटीजन को इस बेसिस पर नहीं रोका जा सकता, प्रोहिबिट नहीं किया जा सकता कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ का है। इसलिए इन प्लेसेस पर जिनमें शॉप्स हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट हैं, ये यूज ऑफ वेल्स है, टैंक्स हैं, बाथिंग घाट्स हैं, रोड्स हैं, प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट जो कि पार्टली और होली और पार्टली मेंटेन्ड है स्टेट फंड के द्वारा, वहां पर उनको डिस्क्रिमिनेट करते हुए उनको रोका नहीं जा सकता है वहां प्रवेश करने से। इसका क्लॉज 3 बोलता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। लेकिन साथ में ये भी कह दिया गया कि ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जो कि स्टेट को ये रोक सके, प्रोहिबिट कर सके कि विमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए अगर कोई स्पेशल लॉ बना सकता है स्टेट। इसमें क्लॉज 4 जो कि ऐड किया गया है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और क्लॉज 2 of article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or scheduled castes and the scheduled tribes। तो इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट में जोड़ दिया गया कि स्टेट को में जो प्रोवाइड किया बनाने से नहीं रोका जा सकता है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्लॉज 5 को ऐड किया गया 93rd अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। इसमें कहा गया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 shall prevent the state from making any special provision by law or for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for special provisions related तो उनके एडमिशन के सिलसिले में कोई लॉ बनाया जा सकता है, स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है, उसके लिए स्टेट को नहीं रोका जा सकता है, वो डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसके बाद में है आर्टिकल 16 को equality of opportunity for all citizens in the matters relating to employment or appointment to any office under the state। कि अगर किसी भी उनके of birth, residence or any of them be ineligible
discriminated against in respect of any employment or office under the state, कि किसी भी सिटीजन को इन ग्राउंड्स पर कि इस सर आवाज ब्रेक हो रही है, सुनाई नहीं आ रहा है। हाँ नेटवर्क इशू हो रहा है शायद, कुछ बार बार आवाज कट रही है सबकी। कि religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them be ineligible for discriminated against respect of any employment or office under the state, कि इन ग्राउंड्स के बेसिस पर केवल उनको कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन का है, रेस का है, कास्ट का है, सेक्स का है, प्लेस ऑफ बर्थ का है, डिसेंट का है और रेजिडेंस कि उसका डिफरेंट रेजिडेंस है। इसके बाद में क्लॉज 4 है इसमें कि नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। लेकिन इसमें साथ में ये प्रोविजन भी जोड़ दिया गया है कि स्टेट को कोई स्पेशल लॉ बनाने से नहीं रोका जा सकता है कि अगर किसी बैकवर्ड क्लास के सिटीजन्स के लिए या जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है किसी पर्टिकुलर सर्विस में, उनके लोगों को के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में 16 क्लॉज 4A जोड़ा गया 77th अमेंडमेंट से 1995 में। इसको लिख लीजिएगा। आर्टिकल 14A को 16 क्लॉज 4A को जोड़ा गया, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट। Seniority or classes of the post in the services under the सर आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो जी बताइए दीक्षा। सर आवाज नहीं आ रही सर, थोड़ी देर आवाज आती है उसके बाद आवाज नहीं आती। अब आ रही है आवाज? सर थोड़ी देर आती है फिर उसके बाद ब्रेक हो जाती है। सभी लोग सुन पा रहे हैं मेरे को? सर अभी आ रही है सर, लेकिन सर आवाज ब्रेक हो जाती है सर बाद में। ऑडिबल हूं मैं? यस सर। चल ठीक है, तो हम बता रहे थे आर्टिकल 16 क्लॉज 4A बता रहे थे जो कि 77th अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट, कि ऐसा कुछ भी नहीं को रोका जा सके कोई स्पेशली टू एनी क्लास और क्लासेस ऑफ द पोस्ट इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में अगर लॉ स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है इसमें, ठीक है, आर नॉट जो कि एडुकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं अंडर द स्टेट। क्लॉज 4B को जोड़ा गया 81st अमेंडमेंट से जोड़ा गया है इसमें। 81st सर आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी बार बार। सर आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लीजिए, हो सकता है अच्छे से कनेक्ट हो पाए। Under clause 4 or clause 4A as a separate class of vacancies to be filled in any succeeding year together with the vacancies of the year in which they are being filled up for the सर बार बार। नेटवर्क का इशू हो सकता है। यस सर। सर आप फिर से ज्वाइन करिए सर आप। सर बार बार सर प्रॉब्लम हो रही है सर। आप ही तो यूज कर रहे थे कमरे में ना अंदर।
जहाँ हाथ में ले लिया था। मैं दूसरे सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अनफिल्ड वैकेंसीज रह गई हैं किसी ईयर में, तो उनको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे वैकेंसी, और उस पर्टिकुलर ईयर जैसे सपोज कि 2019 की या 2020 की वैकेंसीज थी, 2019 या 20 में अनफिल्ड वैकेंसीज रह गई हैं वो, जो कि पर्टिकुलर वो कैरी फॉरवर्ड होंगी उसके अकॉर्डिंगली। वॉइस आ रही है? नो सर। सुन रहे हैं मेरे को? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर कोई मैसेज कर दीजिए। आवाज आ रही है? ये सर क्लियर है सर आवाज अभी। ठीक है, मेरी तरफ इशू रखा था वो नेटवर्क का। तो नेक्स्ट हम ये बता रहे थे आर्टिकल 4B आर्टिकल 16 क्लॉज 4B बता रहे थे, इसको 81st अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है।
इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें कहा गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, कि ऐसा कोई भी बार नहीं है कि स्टेट को रोका जा सके from considering any unfilled vacancies of the year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision in reservation made under clause 4. Under clause 4A या 4 या 4A के अंतर्गत अगर सेपरेट क्लासेस और वैकेंसीज के लिए जो फिल्ड अप होनी थी उनको सक्सीडिंग ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining ceiling of the 50%. लेकिन जो सीलिंग है वो 50% रहेगा रिजर्वेशन ऑन दैट टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ दैट ईयर। इसके बाद में क्लॉज 5 है इसमें आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में कि नथिंग इन दिस आर्टिकल shall affect the operation of any law which provides that the incumbent of any office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination. इसमें कहा गया कि nothing in this article shall affect the operation of any law, कि ऐसा कोई भी बार नहीं है इस आर्टिकल में जो कि किसी लॉ के ऑपरेशन को रोक सके, कि provides that incumbent of an office in connection with the affairs of किसी religious या denominational institution या member of governing body shall be a person professing particular, कि किसी particular religion को फॉलो कर रहा हो कोई व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो है प्रोवाइड नहीं किया सकता, उसे डिबार नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 तो आर्टिकल 14, 15, 16 तो बेसिकली ये हो गया कि जो स्पेशल लॉ बना दिया गया कि सपोज कीजिए वुमेन्स के लिए स्पेशल लॉ बना दिया है, या फिर सपोज कीजिए चिल्ड्रन के लिए स्पेशल लॉ बना दिया है, शेड्यूल कास्ट के लिए बना दिया है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बना दिया। तो आर्टिकल 14 के साथ साथ जो हम रीडिंग करेंगे, इंक्लूसिव रीडिंग करेंगे, कि जैसे रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है कि रिजर्वेशन पे जो लॉ बनाया गया है इन्हीं 3 आर्टिकल्स को लेकर के बनाया गया है। तो बेसिकली जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इसी से आधारित बनेगा, चाहे पीटी में बने चाहे मेंस में बने। उसके बाद में आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी के संदर्भ में कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसमें कहा गया है कि अनटचेबिलिटी इज अबोलिश्ड and its practice in any form is forbidding, कि अनटचेबिलिटी को एबोलिश कर दिया गया है और इसकी अगर कोई प्रैक्टिस करता है और इसकी जो प्रैक्टिस है वो फॉरबिडन है, मतलब उसकी मनाही है। एनफोर्समेंट एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अगर कोई भी आदमी अनटचेबिलिटी को फॉलो करता है तो उसको वो ऑफेंस होगा और पनिशेबल होगा इन अकॉर्डेंस विद लॉ। आर्टिकल 18 कहता है कि अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, कि नो टाइटल not being a military or academic distinction shall be conferred by the state, कि कोई भी टाइटल नहीं दिया जाएगा किसी भी व्यक्ति को सिवाय किसके छोड़ के, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के लिए तो टाइटल दिया जा सकता है, लेकिन बाकी कोई टाइटल नहीं दिया जा सकता है। नो सिटीजन ऑफ इंडिया shall accept any title from any foreign state। दूसरा इसमें है क्लॉज 2 ये है कि कोई भी इंडियन सिटीजन जो है फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। थर्ड इसका क्लॉज है कि नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक नहीं है, व्हाइल ही होल्ड्स एनी ऑफिस, लेकिन वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट जो गवर्नमेंट के स्टेट के अंडर में, एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, कि वो फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लॉज 4 है इसमें कि नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस और प्रॉफिट, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है या ऑफिस ऑफ ट्रस्ट होल्ड कर रहा है स्टेट के अंडर में, वो प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना किसी भी तरह का प्रेजेंट, एमएलयूमेंट या ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट से वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बाद में तो ये तो बेसिकली मोटी मोटी चीजें हो गई। इसके बाद में आप पिन पॉइंटली मतलब लिख सकते हैं क्वेश्चन जो बनेंगे, पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे आर्टिकल 14 में कहेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ में आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो आर्टिकल 14 का पहला पॉइंट लिख लेंगे, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को इक्वलिटी बिफोर लॉ के लिए डिनाई नहीं किया जाएगा। स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ। दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, कि स्टेट किसी भी व्यक्ति को इक्वल प्रोटेक्शन लॉज के लिए डिनाई नहीं करेगा।
2 पॉइंट्स इसमें आ गए। तो जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, दिस इज ब्रिटिश कॉन्सेप्ट। ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ब्रिटिश से लिया गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके बाद में आता है 2 पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन। इक्वलिटी बिफोर लॉ फ्रॉम ब्रिटिश ओरिजिन से लिया गया है और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके बाद में आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। इसमें नंबर 1 पॉइंट है, स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा किसी भी नागरिक के विरुद्ध। नागरिक की बात हो रही है, किसी भी सिटीजन। लेकिन आर्टिकल 14 सिटीजन की बात नहीं करता है, वो किसी भी व्यक्ति की बात करता है। आर्टिकल 15 कहता है सिटीजन की, सिटीजन मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ एनी रिलीजन, के रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेसिस पर स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी सिटीजन के विरुद्ध इन ग्राउंड्स पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। दूसरा इसमें पॉइंट लिख सकते हैं आपके, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ऑफ एनी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इज रिस्ट्रिक्टेड। कि वो रिस्ट्रिक्टेड है कि किसी इनके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। रिस्ट्रिक्शन है इसका कहां जाने के लिए, कहां जाने के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट था कि नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ बी रिस्ट्रिक्टेड। कहां रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। नंबर 1 पॉइंट है, टू एक्सेस शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप इसमें कि टू यूज वेल्स, टैंक्स, ये सब क्लॉज है बेसिकली, 16 का सब क्लॉज 2 है। टू यूज वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड। लेकिन इसमें स्पेशल केस में स्पेशल लॉ बनाया जा सकता है कि स्टेट इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग लॉ। लेकिन स्टेट लॉ बना सकता है किस किस के लिए लॉ बना सकता है, स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। कि पहला तो लॉ बना सकता है कि स्पेशली सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए। दूसरा लॉ बना सकता है स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चों महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए बना सकता है। तो ये स्पेशल प्रोविजन है, यहाँ पे स्टेट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता, स्टेट लॉ बनाने से बाहर नहीं किया जाता। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 16, वो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। आर्टिकल 16 इसमें कहा गया है कि पहला पॉइंट लिखेंगे आप इसमें, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ इज बी डिस्क्रिमिनेटेड फॉर एम्प्लॉयमेंट। उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा इनके बेसिस पर किसी भी सिटीजन को। ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी एम्प्लॉयमेंट की टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, जो कि स्टेट के अंडर में। इसमें स्पेशल प्रोविजंस बनाया जा सकता है, स्पेशल लॉ बनाया जा सकता है कि स्टेट इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन और प्रमोशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। प्रमोशन और प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन, प्रमोशन के लिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। दूसरा है स्टेट कैन नॉट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, स्टेट रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज नहीं कर सकता रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पर रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ देयर ऑफिशियल फ्रॉम सम रिलीजन। कि किसी भी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो किसी ऑफिशियल को इलेक्ट कर सकते हैं सेम रिलीजन से। ये आर्टिकल 16 का हो गया। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन, किसी भी फॉर्म में फॉरबिडन है। अनटचेबिलिटी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कि ऑफेंस है और पनिशेबल है। नेक्स्ट है आर्टिकल 18 के सिटीजन्स ऑफ इंडिया शेल नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, कि इंडियन सिटीजन जो है किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल नहीं ले सकता है। दूसरा, फॉरेन नेशनल्स होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर इंडियन गवर्नमेंट, कि अगर कोई फॉरेन नेशनल्स हैं और अगर इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में कोई किसी ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं तो वो ना तो कोई प्रेसिडेंट, ना कोई एम्प्लॉयमेंट, ना कोई ऑफिस, ना फिर किसी का इनका ले सकते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना नहीं ले सकते हैं। दूसरा ये है कि फॉरेन नेशनल्स होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द इंडियन गवर्नमेंट कैन एक्सेप्ट फॉरेन टाइटल ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कि अगर फॉरेन टाइटल अगर वो लेते हैं तो केवल प्रेसिडेंट की कंसेंट के साथ ही ले सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं ले सकते।
इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि राइट टू इक्वलिटी की जो बात कर रहे हैं हम कि राइट टू इक्वलिटी कि आर्टिकल 14 से 18 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है इक्वलिटी टू एवरी सिटीजन। आर्टिकल 14 to 18 of the constitution guarantee the right to equality to every citizen. Article 14 specifically embodies the general principles. Article 14 जो है specifically embody करता है principles को equality के, equality before law, and prohibits unreasonable discrimination between the persons. और unreasonable discrimination नहीं किया जा सकता व्यक्तियों के बीच में। आर्टिकल 14 जो है वो आइडिया देता है इक्वलिटी एक्सप्रेस इन द प्रीएम्बल। जो आइडिया है वो एम्बॉडी क्या करता है कि जो आइडिया दिया गया है प्रीएम्बल में उस आइडिया इक्वलिटी के आइडिया को एक्सप्रेस करता है जो प्रीएम्बल में दिया गया है। आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 उनमें स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं जनरल रूल्स की जो कि लेट डाउन किए गए हैं आर्टिकल 14 में। जो आर्टिकल 14 में रूल्स लेट डाउन किए गए हैं उनका एप्लीकेशन आर्टिकल 15 से 18 में आता है। इसके बाद में इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब इसमें जैसे हमने कहा, अब ये थोड़ा सा इसमें एक्सप्रेस करता हुआ चलूंगा मैं कि आर्टिकल 14 डिक्लेयर दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस हैं वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी पाए जाते हैं। Both these expressions have been used in the Universal Declaration of Human Rights. जो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो मैंने जैसा कि अभी बताया कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ब्रिटिश इंग्लिश ओरिजिन का है, और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है वो 14th अमेंडमेंट जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से लिया गया है। दोनों के दोनों एक्सप्रेशन जो है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की बात करते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की बात करते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट मींस ये है कि नो स्टेट शैल नॉट डिनाई, जैसे कहा गया है ना कि स्टेट शैल नॉट डिनाई, कि तो इसलिए इसे नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहा गया इक्वलिटी बिफोर लॉ को। जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो कि इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट की बात करता है, इक्वल सर्कमस्टेंसेस, इक्वल ट्रीटमेंट की बात करता है, इक्वल सर्कमस्टेंसेस। जैसे सपोज कीजिएगा कि डॉक्टर्स को बार काउंसिल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली डील किया जाएगा अगर कोई नेग्लिजेंस हुआ है, मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है तो, और अगर एडवोकेट्स के द्वारा अगर कोई नेग्लिजेंस हुआ है तो उन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली उनको ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली वो अनलाइक है। ये नहीं कहा जाएगा कि डॉक्टर को और लॉयर को एक तरह ट्रीट किया जाए, तो यहाँ पे बेसिकली अनलाइक है, इसलिए अनलाइकली इनको ट्रीट किया जाएगा। लेकिन सपोज कि ए और ए ने भी एक मर्डर किया है, बी ने भी मर्डर किया है, तो ए और बी के जो सेम लॉ के अकॉर्डिंगली उनको ऑफेंस के लिए उनको पनिश किया जाएगा। अब जैसे एक केस लॉ आया इसके संदर्भ में ही कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, ये इसका साइटेशन है AIR 1952 SC 75। उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पतंजलि शास्त्री हुआ करते थे। उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि द सेकंड एक्सप्रेशन दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इज अ कोरोलरी ऑफ द फर्स्ट, कि वो पहले वाला जो एक्सप्रेशन है इक्वलिटी बिफोर लॉ के साथ में एग्जिस्ट करेगा या ये कोएग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एग्जिस्ट करे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एग्जिस्ट नहीं करे, या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एग्जिस्ट करे, इक्वलिटी बिफोर लॉ एग्जिस्ट नहीं करे। तो यहाँ पे कहा गया बेसिकली दे आर कोरोलरी। कोरोलरी मींस कि दोनों के दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं वो कोएग्जिस्ट करते हैं, साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करे दूसरा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करे। इसके बाद में जैसे कहा गया कि द कांसेप्ट ऑफ इक्वलिटी डज नॉट मीन एब्सोल्यूट इक्वलिटी। अब जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अगर एडवोकेट के द्वारा कोई नेग्लिजेंस किया गया है अपने प्रोफेशन में, और डॉक्टर के द्वारा अपने प्रोफेशन में अगर नेग्लिजेंस किया गया
then they will be dealt according to their specific laws, that is Bar Council of India and Medical Council of India. The concept of equality does not mean the absolute equality. जो अभी जो बात की हमने कि जो concept है equality का, उसका मतलब ये नहीं कि absolute equality among human beings, which is physically not possible to achieve. It is a concept implying absence of any special privileges by reason of birth, creed, or the like in favor of any individual and classes to the ordinary law of the land. कि अगर ordinary law of the land के accordingly कोई अगर offense commit हुआ है तो उसको उसके accordingly ही treat किया जाएगा. अब यहाँ पर डॉक्टर जेनिंग्स का एक concept आया. डॉक्टर जेनिंग्स जो constitutional thinker है, उन्होंने कहा कि equality before law means among equals the law should be equal. Equality before law का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि among equals law should be equal. कि equal के बीच में लॉ को equally apply किया जाना चाहिए. should be equally administered. That like should be treated alike. कि like को like की तरह treat किया जाना चाहिए. जैसे उसकी अगर 300 किसी ने कोई offense किया है, चाहे X ने किया है चाहे Y ने किया है, तो अगर ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड के अकॉर्डिंगली अगर ऑफेंस किया है तो उसके ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड के अकॉर्डिंगली उसको डील किया जाएगा. एंड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेम काइंड ऑफ एक्शन शुड बी द सेम फॉर ऑल सिटीजंस ऑफ फुल एज अंडरस्टैंडिंग. अब यहाँ पे ये फुल एज का यहाँ पे जो तात्पर्य है ये है कि ऐसा नहीं है कि सपोज कि 5 साल के बच्चे ने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया तो वहां पे 5 साल के बच्चे को और 25 साल के बच्चे को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा. इसीलिए चूंकि उसी के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो आया है वो उसी के लिए आया है कि वो उसको जुवेनाइल की तरह ट्रीट किया जाएगा. जबकि अगर फुल एज का कोई व्यक्ति है तो उसको फुल एज के इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंगली उसे डेल्ट किया जाएगा अगर कोई ऑफेंस किया है तो. जो उसके बाद में रूल ऑफ लॉ की जो बात होती है कि the guarantee of equality before law is an aspect of what Dicey calls the rule of law. जो guarantee of govern every person whatever his rank, कि कोई भी व्यक्ति उसकी रैंक चाहे कहा कि प्रोफेसर डाइसी उन्होंने पहला सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ की एब्सेंस होनी चाहिए आर्बिट्रेरी पावर की या सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ. इसका मतलब यह है कि एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ एज अपोज टू द आर्बिट्रेरी पावर ऑफ द गवर्नमेंट. अ मैन में भी सकता है लेकिन अगर उसने ब्रीच ऑफ लॉ पनिश नहीं किया है तो उसको पनिश नहीं किया जा सकता है. इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीली पावर को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ होनी चाहिए. दूसरा इन्होंने मीनिंग दिया इक्वलिटी बिफोर लॉ. इसका मतलब सब्जेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द कोर्ट्स. कि ऑर्डिनरी सभी व्यक्ति जो भी सभी क्लासेस के व्यक्ति के लिए लॉ ऑफ द लैंड एप्लीकेबल होना चाहिए अगर उनके द्वारा उस ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड को अगर वायलेट किया गया है. तीसरा यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड. The source of the right of individual is not to be written constitution but the rules as defined and enforced by the courts के द्वारा होते. अब बात आती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि द गारंटी ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन of law is similar to the embodied 14th amendment of the American Constitution. जैसा कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां ये embodied है, वहां से लिया गया है इस कॉन्सेप्ट को. और इसको इंटरप्रेट इस तरह से किया गया है कि सब्जेक्शन टू इक्वल लॉ अप्लाइंग टू ऑल इन द सेम सर्कमस्टेंसेस. कि इक्वल लॉ को सेम इक्वल सर्कमस्टेंसेस में अप्लाई किया जाना चाहिए. और इसका तात्पर्य ये भी हो सकता है कि ऑल पर्सन सिमिलरली सर्कमस्टेंस्ड
shall be treated alike both in the privileges conferred and liabilities imposed by the law. कि अगर सिमिलर सर्कमस्टांसेस में दो व्यक्ति हैं तो उनको उन्हीं सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली उनकी प्रिविलेजेस और लायबिलिटीज होंगी जो कि इंपोज की गई है लॉ के द्वारा. इक्वल लॉ शुड बी अप्लाइड टू ऑल इन द सेम सिचुएशन. कि सेम सिचुएशन के लिए जैसे सपोज कीजिएगा जो मैंने अभी बताया कि किसी ने अगर मर्डर कर दिया, किसी एक्स ने भी मर्डर कर दिया, वाई ने भी कर दिया, तो दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल कोड के जो प्रोविजंस हैं, जो 299, 300, 301, 302 के जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको डेल्ट किया जाएगा. ऐसा नहीं है कि एक को जो है 323 में डील कर लें आप और एक को 302 में डील करें, ऐसा नहीं है, बल्कि दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा. The rule that like should be treated alike, इसका रूल ये है कि like should be treated alike and not that unlike should be treated alike. कि अगर डिफरेंट पोजीशन पे हैं, सपोज कि एक ने तो मर्डर किया, दूसरे ने सेल्फ डिफेंस में कोई मर्डर कर दिया, तो दोनों को अनलाइकली ट्रीट किया जाएगा. ऐसा नहीं है कि उनको लाइकली अलाइक ही ट्रीट किया जाए. अब इसमें यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल हुआ है था रूल ऑफ लॉ, जो कि आर्टिकल 14 में है, इज अ बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. रूल ऑफ लॉ जो है बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का. इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता इवन बाय अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंगली इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता. इसमें अमेंडमेंट, इसका जो बेसिक फीचर है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है. अब इसमें यहाँ पे शब्द इस्तेमाल हुआ है कि एनी पर्सन in article 14 of the constitution denote that guarantee of equal protection law is available to any person which includes any company. यहाँ पे किसी any person का मतलब any company से भी रिलेटेड हो सकता है, एसोसिएशन से भी हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल से भी हो सकता है, और any person का मतलब यहाँ पे फॉरेनर्स भी हो सकता है. The protection of article 14 extend to both the citizens and non-citizens and to natural persons as well as legal persons. ये citizens के लिए भी applicable है, citizens को भी available है article 14, नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल है, लीगल पर्संस को भी अवेलेबल है और नेचुरल पर्संस को भी अवेलेबल है. द इक्वालिटी बिफोर लॉ इज गारंटेड टू ऑल विदाउट रिगार्ड टू रेस. कि इक्वालिटी बिफोर लॉ बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, रेस, कलर, नेशनलिटी के सभी के लिए इक्वली अवेलेबल है. कॉर्पोरेशंस बीइंग ज्यूरिस्डिक्ट पर्संस, कॉर्पोरेशन जो होती हैं वो ज्यूरिस्डिक्ट पर्सन होती हैं, वो भी एंटाइटल्ड है आर्टिकल 14 में. आर्टिकल 14 में इसमें एक केस लॉ लिख लीजिए, चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, CHIRANGIT, चिरंजीत लाल LAL लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1951 SC 41. इसमें कहा गया कॉर्पोरेशंस बीइंग ज्यूरिस्डिक्ट पर्संस, कॉर्पोरेशन जो है ज्यूरिस्डिक्ट पर्सन है, इसलिए वो आर्टिकल 14 के लिए एंटाइटल्ड है. रूल ऑफ लॉ के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. जैसे पहला एक्सेप्शन है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ डज नॉट मीन द पावर्स ऑफ द प्राइवेट सिटीजन आर सेम एज द पावर्स ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल. कि जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये नहीं कि जो पावर्स प्राइवेट सिटीजन्स को जो अवेलेबल है वही सेम पब्लिक ऑफिशियल्स को भी हो, वो डिफरेंट है. कि पब्लिक कैपेसिटी में कोई ऑफिसर कोई डिफरेंट काम कर सकता है, लेकिन वही काम जो है दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता. जैसे सपोज कि कोई पुलिस ऑफिसर है, वो अरेस्ट कर सकता है किसी क्रिमिनल को, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसको अरेस्ट करने पब्लिक प्राइवेट पर्सन चला जाए. मदद तो कर सकता है, लेकिन वो उसको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश नहीं कर सकता है प्राइवेट सिटीजन. तो पहला एक्सेप्शन तो है. दूसरा एक्सेप्शन है कि रूल ऑफ लॉ डज नॉट प्रिवेंट सर्टेन क्लास ऑफ पर्संस बीइंग सब्जेक्ट टू स्पेशल रूल्स. कि जो रूल्स ऑफ लॉ सर्टेन क्लास के पीपल को के लिए जो स्पेशल रूल्स हैं उनसे डिराई नहीं किया जाता. जैसे कि मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस आर कंट्रोल्ड बाय मिलिट्री लॉज. ये जो आर्म फोर्सेस को मेंबर्स होते हैं वो मिलिट्री लॉ से गवर्न होते हैं. मेडिकल प्रैक्टिशनर आर सब्जेक्टेड टू रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, a statutory body, and are immune from jurisdiction of ordinary courts. और वो ordinary court के jurisdiction से beyond होते हैं. ordinary court में jurisdiction नहीं होता उनका. जैसे आर्टिकल 361 में प्रोवाइड किया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नर्स, कि 361 provides that president or the governors of the state shall not be answerable to any court. कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर
किसी भी कोर्ट के लिए आंसरेबल नहीं होंगे फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस, कि अपने ऑफिस के द्वारा उनको जो पावर्स मिली हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अगर ड्यूटीज कोई परफॉर्म की हैं तो वो किसी भी कोर्ट को के लिए आंसरेबल नहीं होंगे, किसी भी कोर्ट को आंसर देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता उनको, purporting to be done by him exercise perform those powers and duties। इस तरह नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड, और ना ही कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट के खिलाफ किसी कोर्ट में उनके ऑफिशियल फंक्शन के लिए प्रोसीड किया जा सकता है। नो प्रोसेस फॉर अरेस्ट, और ना उनको अरेस्ट किया जा सकता है, ना इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता है प्रेसिडेंट और गवर्नर को उनके ऑफिस के टेन्योर में। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें है वो है एक्सेप्शन है, वो ये है कि मेंबर्स ऑफ सोसाइटी आर गवर्न्ड बाय स्पेशल रूल्स इन देयर प्रोफेशन। जो मैं बताया कि लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, नर्सेज, मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस एंड पुलिस डिफरेंट हैं। जैसे सपोज कि पुलिस रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली पुलिस ऑफिशियल्स को डील किया जाएगा, डॉक्टर्स को मेडिकल काउंसिल, लॉयर्स को बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आर्म फोर्सेस को उनके अपने मार्शल लॉज के अकॉर्डिंगली उनको गवर्न किया जाएगा। सॉरी, आर्म फोर्सेस के लॉ है, मार्शल नहीं, आर्म फोर्सेस के लॉ है, उसके अकॉर्डिंगली उनको डील किया जाएगा। इसके बाद में आता है कि लिमिट्स हैं, इसकी आर्टिकल 14 की लिमिट्स हैं। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 14 जो है इसको रोका ही नहीं जा सकता किसी तरह से। जैसे इसमें कहा गया कि द स्कोप ऑफ राइट ऑफ इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 हैज बीन कंसिडरेबली रिस्ट्रिक्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, कि आर्टिकल 14 के जो स्कोप है राइट टू इक्वलिटी को उससे रिस्ट्रिक्ट किया गया 42वें संविधान संशोधन से, जिसमें आर्टिकल 31C को ऐड कर दिया गया अमेंडमेंट से। और इसमें कहा गया कि लॉ मेड बाय स्टेट फॉर इंप्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन क्लॉज बी और क्लॉज सी ऑफ आर्टिकल 39 कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट दे आर वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। कि आर्टिकल क्लॉज बी और क्लॉज सी और आर्टिकल 39 डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की अगर चीजें अगर वायलेट हुई हैं तो उनको आर्टिकल 14 में उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस तरह के जो लॉज हैं, सच लॉज will thus be exception to the article 14 of the constitution। जैसे एक केस आया संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्व किया है where article 31C comes in, article 14 goes out। कि जब 31C एग्जिस्टेंस में आता है तो आर्टिकल 14 चला जाता है कि आर्टिकल 14 में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में दूसरा इसका जो लिमिट है वो है जैसे आर्टिकल 359(1) में 359(1) में क्या प्रोवाइड किया गया है कि वेयर अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज ऑपरेशन प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर डिक्लेयर दैट फॉर द एनफोर्समेंट सच राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 शैल रिमेन सस्पेंडेड। कि अगर आर्टिकल 351 में प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के संदर्भ में प्रेसिडेंट के द्वारा अगर कोई ऑर्डर पास किया गया है तो ड्यूरिंग इमरजेंसी पार्ट 3 के द्वारा जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो सस्पेंडेड रहेंगे एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इश्यूज एन ऑर्डर वेयर अ प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी इन ऑपरेशन एनफोर्समेंट आर्टिकल 14 may be suspended for the period of which the proclamation is forced। कि जितने समय में इमरजेंसी का एग्जिस्टेंस में उतने समय में जो फंडामेंटल राइट्स हैं सस्पेंडेड रहेंगे, इवन आर्टिकल 14 को एनफोर्स नहीं किया जा। इसके बाद में जो था आर्टिकल 361 में प्रोवाइड किया गया कि प्रेसिडेंट गवर्नर वो एग्जेम्प्टेड है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से अपने टेन्योर ऑफ देयर ऑफिस। नेक्स्ट जो इसकी लिमिटेशन है वो ये है कि अंडर द इंटरनेशनल लॉ फॉरेन सॉवरेन जो होते हैं, जो एम्बेसडर हैं या कॉन्सुलेट्स होते हैं, एंजॉय फुल इम्यूनिटी फ्रॉम एनी जुडिशियल प्रोसेस। और ये एनिमी एलियंस को भी उपलब्ध होती है। एनिमी एलियंस को मतलब जो कि वार के टाइम में जो प्रिजनर्स ऑफ वार होते हैं उनके लिए भी इम्यूनिटी अवेलेबल होती है। इसके बाद में आर्टिकल 14 कहता है कि आर्टिकल 14 परमिट्स क्लासिफिकेशन बट प्रोहिबिट्स क्लास लेजिस्लेशन। ये क्लासिफिकेशन के लिए तो कह देता है कि क्लासिफिकेशन तो हो सकता है लेकिन क्लास लेजिस्लेशन नहीं हो सकता है, आर्टिकल 14 बोलता है।
कि प्रोटेक्शन ऑफ लॉज गारंटेड बाय आर्टिकल 14 डज नॉट मीन दैट ऑल लॉज मस्ट बी जनरल इन कैरेक्टर। कि इक्वल प्रोटेक्शन लॉज जो गारंटी देता है आर्टिकल 14 के अंतर्गत कि डज नॉट मीन दैट ऑल लॉज मस्ट बी जनरल इन कैरेक्टर, कि सारे के सारे लॉ जनरल होंगे कैरेक्टर में। इट डज नॉट मीन दैट द सेम लॉ शुड अप्लाई टू ऑल पर्सन, कि एक लॉ सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब ये भी मतलब नहीं है कि एवरी लॉ मस्ट हैव अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर ऑल पर्संस बाय नेचर, अटेनमेंट और सर्कमस्टेंस इन द सेम। द वेरिंग नीड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, जो डिफरेंट क्लासेस की नीड्स हैं, डिफरेंट क्लासेस के पर्संस की नीड है, उनके अकॉर्डिंगली सेपरेट ट्रीटमेंट किया जाएगा। फ्रॉम द वेरी नेचर ऑफ द सोसाइटी देयर शुड बी डिफरेंट लॉज इन डिफरेंट प्लेसेस। कि डिफरेंट प्लेसेस पर कोई व्यक्ति है तो उनके डिफरेंट लॉज होंगे, वहां इक्वलिटी ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वलिटी फॉर लॉ नहीं होगा। तो आइडेंटिकल ट्रीटमेंट इन अनइक्वल सर्कमस्टेंसेस शुड अमाउंट टू इनइक्वालिटी। कि अगर अनइक्वल सर्कमस्टेंसेस हैं और उसमें आप इक्वल ट्रीटमेंट देने लगे तो वो जो है आर्टिकल 14 का जो प्रिंसिपल है उसको वायलेट करेगा वो। तो इसलिए इक्वल सर्कमस्टेंसेस में अगर लोग हैं, पर्संस हैं, तो उनको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, लेकिन अनइक्वल सर्कमस्टेंसेस में लोग हैं तो उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। So a reasonable classification not only permitted but necessary in society if it to progress. इसलिए reasonable classification जरूरी है अगर सोसाइटी को सही तरह से उसको प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाना है। आर्टिकल 40, तो इस तरह से हम कहेंगे कि आर्टिकल 14 जो है फॉरवर्ड करता है, मतलब नहीं करता है किसकी, क्लास लेजिस्लेशन की, लेकिन ये फॉरवर्ड नहीं करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन को, फॉरवर्ड नहीं करता है। क्लास लेजिस्लेशन को तो फॉरवर्ड करता है, क्लास लेजिस्लेशन के लिए मना ही करता है, लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए मना ही नहीं करता है। क्लासिफिकेशन जो है वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए और इवेसिव नहीं होना चाहिए। जो क्लासिफिकेशन है वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, इवेसिव नहीं होना चाहिए, लेकिन वो रियल होना चाहिए, सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन होना चाहिए कि व्हाई देयर इज अ different treatment of for different persons. Article 14 applies where equals are treated differently. Article 14 वहां जिस सेंस में आता है जहां पे equals को unequally treat किया जाता है without any reasonable basis. लेकिन जहां equals और unequals को differently treat किया जाता है वहां Article 14 अप्लाई नहीं होता है। जहां पे equals और unequals को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, जिस लॉ के अकॉर्डिंगली डील किया जाना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली अगर डील किया जाता है तो वहां पर आर्टिकल 14 अराइज नहीं होगा। क्लास लेजिस्लेशन इज व्हिच मेक्स एन इम्प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन बाय कन्फरिंग पर्टिकुलर प्रिविलेज अपॉन अ क्लास ऑफ पर्संस selected from a large number of persons, all of whom stand in the same relation to the privilege granted, that between whom the persons not to be favored, no reasonable distinction or substantial difference can be found justification. तो इक्वल्स को इक्वल सर्कमस्टेंस में जो लोग हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए और जो अनइक्वल सर्कमस्टेंस में लोग हैं उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। इसके लिए एक टेस्ट है, टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि वो टेस्ट क्या है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। इसे आर्टिकल 14 फॉरवर्ड करता है, क्लास लेजिस्लेशन के लिए को रोकता है, लेकिन ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन को नहीं रोकता है। क्लासिफिकेशन जो है अभी हमने बताया 2 मिनट पहले कि वो क्लासिफिकेशन जो है आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, इवेसिव नहीं होना चाहिए। और क्लासिफिकेशन रीजनेबल कब होगा, जब ये 2 कंडीशंस फुलफिल होंगी। 2 कंडीशंस कौन कौन है कि क्लासिफिकेशन मस्ट बी फाउंडेड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, कि जो क्लासिफिकेशन है वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के बेसिस पर आधारित होना चाहिए, which distinguishes person or things that are grouped together from others left out of the group, कि जो कि उनको डिफरेंशिएट करती हैं। कि जो क्लासिफिकेशन है वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर बेस्ड होना चाहिए। दूसरा है डिफरेंशिया मस्ट हैव अ रैशनल रिलेशन, जो डिफरेंशिया है जो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है वो एक रैशनल रिलेशन होना चाहिए टू द ऑब्जेक्ट sought to achieve by them, उस एक्सेस जो जिनको अचीव किया जाना है उनको अचीव करने के लिए जो डिफरेंशिया है वो रैशनल रिलेशन में बेस्ड होना चाहिए।
अब इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है कि द ट्रू मीनिंग एंड स्कोप ऑफ आर्टिकल 14 हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन नंबर ऑफ केसेस बाय सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि री स्पेशल कोर्ट केस था जिसमें जैसे चंचूण हुआ करते थे, वाई चंचूण, जो डीवाई चंचूण है फिलहाल जो लॉर्डशिप है वो नहीं, बल्कि इनके फादर हुआ करते वाई चंचूण। उन्होंने इन री स्पेशल कोर्ट बिल केस जो कि था ये 85-86 का केस है, इसमें इन्होंने कहा कि इन्होंने रिफॉर्मुलेट किया प्रीपोजिशंस को रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 14 और उन्होंने कहा कि मिस्टर सीरवाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है उनके व्यू को भी उन्होंने पिन पॉइंट किया कि मेकिंग द वेल सेटल्ड प्रिंसिपल्स अनसेटल्ड, कि वेल सेटल्ड प्रिंसिपल्स को अनसेटल्ड करना, क्रिएटिंग कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी एंड एनकरेजिंग लिटिगेशन। उन्होंने ये उसको वो किया, क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि डालमिया के केस में इसमें कहा गया लॉ में भी कॉन्स्टिट्यूशनल, एक लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है इवन दो इट रिलेट्स टू सिंगल इंडिविजुअल, चाहे वो सिंगल इंडिविजुअल से रिलेटेड हो, इफ ऑन अकाउंट ऑफ सम स्पेशल सर्कमस्टेंस, यदि वो किसी स्पेशल सर्कमस्टेंस से रिलेटेड है या रीजंस एप्लीकेबल टू हिम एंड नॉट एप्लीकेबल टू अदर्स, कि वो कुछ के लिए एप्लीकेबल हो सकता है दूसरों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, एंड बी ट्रीटेड एज अ क्लास बाय इटसेल्फ, उसको क्लास के रूप में ट्रीट किया जाएगा। दूसरा उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया कि देयर इज ऑलवेज अ प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ स्टैट्यूट, कि हमेशा प्रिजम्पशन जो होता है वो किसी भी स्टैट्यूट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की तरफ होता है, मतलब ये माना जाता है कि कोई भी स्टैट्यूट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, and the burden is upon him who attacks to show that there has been a clear transgression of the constitutional principles, और जो व्यक्ति चैलेंज कर रहा है बर्डन उस पर होता है कि वो प्रूव करे कि वो वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। तीसरा उन्होंने पॉइंट किया कि द प्रिजम्पशन में बी रिबटेड इन सर्टेन केसेस बाय शोइंग दैट द फैक्ट ऑफ द स्टैट्यूट देयर इज नो क्लासिफिकेशन, ये इस प्रिजम्पशन को रिबट किया जा सकता है या इसे खंडित किया जा सकता है showing that on the fact of the statute, कि स्टैट्यूट में जो फैक्ट शो हो रहे हैं वहां पे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ना कोई पर्टिकुलर पेक्युलियर डिफरेंस है टू एनी इंडिविजुअल और क्लास और नॉट एप्लीकेबल टू अदर इंडिविजुअल, कि एक पर्टिकुलर क्लास के लिए इंडिविजुअल के लिए तो एप्लीकेबल है लेकिन बाकी इंडिविजुअल्स के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि देयर कैन बी डिस्क्रिमिनेशन बोथ इन सब्सटेंसिव एज वेल प्रोसीजरल, कि डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए सब्सटेंसिव और प्रोसीजरल लॉ में। आर्टिकल 14 अप्लाइज टू बोथ, आर्टिकल 14 जो है सब्सटेंसिव एज वेल एज प्रोसीजरल लॉ दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। सब्सटेंसिव लॉ का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि कोई लॉ जो कि सिंपली बस चीजों को डिफाइन करता है वो सब्सटेंसिव लॉ, जैसे इंडियन पिनल कोड है, इंडियन पिनल कोड सब्सटेंसिव लॉ है, लेकिन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये प्रोसीजरल लॉ है, इंडियन एविडेंस एक्ट ये प्रोसीजरल लॉ है। इट मींस क्या है कि वहां पे उसको फॉलो किया जाता है, प्रोसीडिंग उसके द्वारा प्रोवाइड की गई प्रोसीडिंग्स को फॉलो किया जाता है, इसलिए वो प्रोसीजरल लॉ। लेकिन जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कहा जाए तो वो सब्सटेंसिव एज वेल एज प्रोसीजरल लॉ है, क्योंकि वहां पे किस तरह से जो सब्सटेंसिव लॉ प्रोवाइड किया गया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में उसको कैसे फॉलो किया जाएगा, कैसे प्रोसीडिंग्स होंगी वो भी प्रोवाइड किया गया है उसमें, तो वो सब्सटेंसिव प्रोसीजरल लॉ दोनों है इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद में न्यू कांसेप्ट ऑफ इक्वालिटी प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस ऑनवर्ड्स जो है नेक्स्ट टॉपिक में होगा, और ये नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 14, 15, 16 का कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। किसी की क्वेरी है? जी सर। लीव किया जाए? ओके, गुड लक। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ बोले।
यस, बोलिए हरिओम भाई। अरे कोई कुछ बोल रहा था तो मैंने इस वजह से मैं पूछ रहा था। हाँ मैं ये बोल रहा था कि जैसे अटेंडेंस अभी मैं वो शेयर करूंगा उसमें ग्रुप में, अगर जैसे किसी कोई आ नहीं पाया उसमें स्क्रीनशॉट में तो वो अपना नाम लिख के डाल दे कि जो भी प्रेजेंट। हाँ बोलिए बोलिए अगले भैया। कुछ कह रहे थे क्या आप? अरे मैं हाँ बताइए। हाँ एक क्वेश्चन इक्वलिटी तो इसी अच्छा सर को पूछ रहे थे। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था कि आर्टिकल सन ने 14 बढ़ाया था, इसमें वहीकट कानून यानी कि पॉजिटिव नेचर के लिए स्टेट हाँ हाँ स्टेट कानून सर को पूछ रहा था मैं। अच्छा इसी कोई नहीं फिर कर लेना सर लैपटॉप में। हाँ अनुतम जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ हरिओम जी कि पॉजिटिव हाँ भैया बताइए। पे कानून बनाता है यानी नेगेटिव तौर पे बनाता है, जैसे कि अब पॉजिटिव माने या नेगेटिव माने से, यानी कि 2019 बनाया था। जी भैया। अच्छा हरिओम जी मैं ये कह रहा हूँ आज की, अरे अखिलेश भाई जरा आपको थोड़ा सा, हाँ मैं ये कह रहा हूँ हरिओम जी आज का दोनों टाइम का मॉनिटरिंग आपने किया है ना? हाँ मैंने करी भैया। अच्छा तो आपने डाल दिया, इसका मैं भी डाल देना क्योंकि उसका फिर ये है ना संडे तो सर को जो है पूरा डाल दूंगा मैं, क्योंकि 7 दिन बाद डालना होता है। हाँ मैं अटेंडेंस का बस अभी बिल्कुल भेज रहा हूँ मैं। पता नहीं आज का। जी हाँ बताइए। ठीक है अटेंडेंस क्या बजे आपने स्क्रीनशॉट लिया है? हाँ जी मैंने स्क्रीनशॉट अभी लिया है मैंने, बिल्कुल जैसे क्लास ऑनलाइन। सही है, ठीक है ठीक है ठीक है भैया मैं भी डाल दूंगा मैं। ठीक है ठीक। ओके शुक्रिया।